पिछली कक्षा में हमने विभिन्न प्रकार के तर्क वाक्यों की समीक्षा की। विशेष करके जो ए तर्क वाक्य है, ई तर्क वाक्य है, आई तर्क वाक्य एवं ओ तर्क वाक्य। तर्कशास्त्र में ये चार प्रकार के ही मानक आकार निरपेक्ष तर्क वाक्य हैं, ए, ई, आई एवं ओ। ए तर्क वाक्य ऐसा तर्क वाक्य है जिसका उद्देश्य पद को व्याप्त माना गया और विधेय पद को अव्याप्त माना गया। ए तर्क वाक्य को सर्वव्यापी विधेयात्मक तर्क वाक्य कहा गया है, अर्थात यूनिवर्सल एफर्मेटिव प्रोपोजिशन। तर्कशास्त्र में ये चार प्रकार के हैं, ई, आई, ओ और ए, ई, आई, ओ। ए तर्क वाक्य यूनिवर्सल एफर्मेटिव है, अर्थात सर्वव्यापी विधेयात्मक। ई तर्क वाक्य यूनिवर्सल नेगेटिव है, अर्थात सर्वव्यापी निषेधात्मक। इसी प्रकार से आई तर्क वाक्य पर्टिकुलर एफर्मेटिव है, अर्थात अंशव्यापी विधेयात्मक। एवं ओ तर्क वाक्य पर्टिकुलर नेगेटिव है, अर्थात अंशव्यापी निषेधात्मक। इन तर्क वाक्यों में दो पद हैं, एक होता है उद्देश्य पद और दूसरा जो पद है वो है विधेय पद। पदों की व्याप्ति से सीधा सा इसका अर्थ है कि तर्क वाक्य का उद्देश्य पद की प्रकृति क्या है और विधेय पद की प्रकृति क्या है, क्या वह व्याप्त है या अव्याप्त है। व्याप्ति इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि युक्ति की वैधता जांचने के लिए पदों की व्याप्ति से ही यह निर्धारित होगा कि वह युक्ति वैध है या अवैध है। अर्थात निरपेक्ष मानक आकार जो न्याय वाक्य है उसके नियमों के अंतर्गत एक नियम यह है कि कोई भी पद अगर निष्कर्ष में व्याप्त है तो वह आधार वाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए। तो अगर कोई पद निष्कर्ष में अव्याप्त है और आधार वाक्यों में भी व्याप्त है तो उसकी वैधता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई पद निष्कर्ष में व्याप्त है और आधार वाक्यों में अव्याप्त है तो इससे उसकी वैधता पर फर्क पड़ता है। तो नियम जो है वो यही है कि अगर निष्कर्ष में कोई पद व्याप्त है तो आधार वाक्यों में भी व्याप्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से वैधता जो निर्धारित होती है युक्ति की, विशेष करके निगमन की युक्ति की, वो इस प्रकार के मानक आकार न्याय वाक्य के जो नियम हैं वो निर्धारित करते हैं कि युक्ति वैध कहलाएगी या अवैध कहलाएगी। दूसरा जो बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है वो ये है कि निगमन की युक्ति वैध होगी, निगमन की युक्ति सत्य या असत्य नहीं होती। आगमन की जो युक्ति है वह संभाव्य होती है, अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि वैधता का जो प्रत्यय है वह निगमन की युक्ति पर लागू होता है और न कि आगमन की युक्ति पर। पहली चीज़ यह है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि वैधता हमेशा युक्ति पर लागू होगी, एकल तर्क वाक्य पर लागू नहीं होती। तो अगर कोई तर्क वाक्य है किसी भी प्रकार का, वह केवल सत्य या असत्य हो सकता है। तर्क वाक्य सत्य या असत्य होते हैं, युक्ति कभी भी सत्य या असत्य नहीं, ये ध्यान देने योग्य बात है। इसी प्रकार से युक्ति वैध होगी या अवैध होगी, युक्ति सत्य या असत्य नहीं होती। तो जो मुख्य अंतर है सत्यता और वैधता में वो यही है कि तर्क वाक्य सत्य होंगे या असत्य होंगे और युक्ति वैध होगी या अवैध होगी। अब सत्यता से सीधा अभिप्राय यह है कि तर्क वाक्य संसार के बारे में
किसी न किसी प्रकार की जानकारी देते हैं। अगर वह जानकारी या तथ्य सही है तो वह तर्कवाक्य सत्य कहलाएगा। और अगर संसार के बारे में या संसार के कोई भी पदार्थ है उनके विषय में जो तर्कवाक्य या प्रकथन कह रहा है वह सही नहीं है तो वह तर्कवाक्य असत्य कहलाएगा। तो प्रमुख जो बिंदु है सत्यता और वैधता को लेकर वो यही है कि सत्यता तर्कवाक्य का लक्षण है और वैधता युक्ति का लक्षण होता है। युक्ति में भी ये फर्क करना आवश्यक है कि किस प्रकार की युक्ति। यहाँ पे निगमन की युक्ति की चर्चा हो रही है। आगमन की युक्ति का वैधता से कोई संबंध नहीं है। वैधता का सीधा संबंध निगमन की युक्तियों से होता है। आगमन की युक्ति केवल संभाव्य होती है। आगमन की युक्ति में प्रोबेबिलिटी होती है। ये इंडक्शन या आगमन से संबंधित है। संभाव्यता आगमन की युक्ति का लक्षण होता है और वैधता निगमन की युक्ति का लक्षण है। अब संभाव्यता क्यों होती है आगमन की युक्ति में, ये एक ध्यान देने योग्य बात है। वो इसीलिए होती है क्योंकि आगमन की युक्ति में जो निष्कर्ष निकलते हैं वो तार्किक आवश्यकता से नहीं निकलते और निगमन की युक्ति में जो निष्कर्ष निकलते हैं वे तार्किक आवश्यकता से निकलते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि निगमन की युक्ति में जो दो आधार वाक्य और एक निष्कर्ष से बनती है, अर्थात 3 आधार वाक्यों से या 3 तर्क वाक्यों से, जिसमें पहले 2 आधार वाक्य होते हैं और अंतिम जो तर्क वाक्य होता है वो निष्कर्ष होता है। तो ऊपर के जो 2 आधार वाक्य होते हैं किसी भी निगमन की युक्ति में, उनके बीच में जो संबंध है और वो तार्किक संबंध के आधार पर जो भी निष्कर्ष निकलता है वो तार्किक आवश्यकता के साथ निकलेगा। अर्थात वो निष्कर्ष या तो वैध होगा या अवैध होगा, लेकिन वैध या अवैध भी तार्किक आवश्यकता के साथ होगा, निश्चयात्मकता के साथ होगा, निश्चितता के साथ होगा। ये निगमन की युक्ति की खास बात है। इसीलिए निगमन की युक्ति के निष्कर्ष कभी भी संभाव्य नहीं होते। वो वैध होते हैं और निश्चित रूप से वैध है, और अवैध होंगे तो निश्चित रूप से अवैध होंगे। ये निगमन की युक्ति की विशेषता है। इसलिए निगमन की युक्ति के निष्कर्ष के बारे में हम ये नहीं कह सकते कि इसका निष्कर्ष के वैध होने की संभावना है या अवैध होने की संभावना है। इस प्रकार की चर्चा निगमन की युक्तियों में संभव नहीं है। निगमन की युक्ति के निष्कर्ष निश्चितता के साथ वैध होंगे और निश्चितता के साथ अवैध हो सकते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आगमन की युक्ति में जो निष्कर्ष है वो संभाव्यता के साथ निकल रहा है। इसीलिए आगमन की युक्ति के निष्कर्ष के समर्थन में अगर और अधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं तो उसका निष्कर्ष और अधिक अच्छा हो सकता है, और अधिक अच्छा हो सकता है। जितने साक्ष्य या एविडेंस आगमन की युक्ति के निष्कर्ष के समर्थन में प्रस्तुत किए जाएंगे उतना ही अधिक आगमन की युक्ति का निष्कर्ष सुधरता जाएगा या अच्छा होता जाएगा या श्रेष्ठ होता जाएगा। लेकिन कभी भी इस बिंदु पर नहीं आएगा कि उसके निष्कर्ष के बारे में हमने निश्चित रूप से कह दिया कि इसका निष्कर्ष निश्चित रूप से वैध है। ये आगमन की एक विशेषता है कि अधिक से अधिक साक्ष्य प्रस्तुत करने पर आगमन की युक्ति का निष्कर्ष अधिक से अधिक अच्छा होता जाएगा, और जितने अधिक साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे उतना ही उसके निष्कर्ष में दृढ़ता आती जाएगी। लेकिन ये जो दृढ़ता है ये इस बिंदु या स्तर पे नहीं पहुंचेगी कि उसके निष्कर्ष के बारे में हमने निश्चित रूप से कह दिया कि इस युक्ति का निष्कर्ष निश्चित रूप से वैध है। क्योंकि अगर ऐसा हो गया कि जहाँ पे 100% रूप से आगमन की युक्ति के निष्कर्ष के बारे में ये कह दिया कि इसका निष्कर्ष निश्चित रूप से वैध है, तो फिर वो आगमन की युक्ति नहीं रहेगी, फिर वो निगमन की युक्ति हो जाएगी। इसीलिए ये ध्यान देने योग्य बात है कि निगमन की युक्ति के निष्कर्ष में ही निश्चितता रहती है, सर्टेनिटी रहती है, और आगमन की युक्ति में सर्टेनिटी नहीं रहती। आगमन की युक्ति में केवल प्रोबेबिलिटी रहती है। सर्टेनिटी या निश्चितता, तार्किक आवश्यकता केवल डिडक्शन में है या निगमन में है, इंडक्शन में
केवल प्रोबेबिलिटी रहती है या संभाव्यता रहती है। और निगमन की युक्ति का निष्कर्ष तार्किक आवश्यकता के साथ मिश्रित होता है या निकलता है, लेकिन आगमन की युक्ति का निष्कर्ष तार्किक आवश्यकता के साथ नहीं निकलता, केवल उसमें संभावना मात्र रहती है। संभावना की जो परिमाण है वो 99.9 हो सकता है, लेकिन कभी भी 100% नहीं होगा, क्योंकि ऐसा हो गया तो फिर वो आगमन की युक्ति नहीं होगी, फिर वो निगमन की युक्ति हो जाएगी। तो यहाँ पे ये फ़र्क बहुत महत्वपूर्ण है कि आगमन और निगमन में अंतर क्या है। तो जब भी ऐसा इस प्रकार के प्रश्न आए कि इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आपको इसी प्रकार से समझाना है कि सबसे पहले तो ये कि आगमन की युक्ति कैसे बनती है और निगमन की युक्ति कैसे बनती है। आगमन की युक्ति में अनेक तर्कवाक्य प्रकथन हो सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि 3 ही हो, लेकिन एक मानक आकार जो युक्ति है निगमन की या स्टैंडर्ड फॉर्म कैटेगोरिकल सिलोजिज्म है, उसमें केवल 3 ही तर्कवाक्य होते हैं, या 3 प्रतिज्ञप्ति होती है या 3 प्रकथन होते हैं, अर्थात 3 स्टेटमेंट्स होंगे या प्रोपोजिशंस होंगे। तो ये निगमन की युक्ति इन 3 प्रोपोजिशन से बनती है, या प्रेमिसेस भी कहते हैं, प्रेमिसेस भी होते हैं, 3 प्रेमिसेस होते हैं या 3 तर्कवाक्य होते हैं। और इन 3 में से जो अंतिम तर्कवाक्य है वो कंक्लूजन होता है या निष्कर्ष होता है। तो निगमन की युक्ति जो मानक आकार के रूप में है, उसमें केवल 3 तर्कवाक्य होंगे, 2 आधार वाक्य और 1 अंतिम तर्कवाक्य निष्कर्ष का होता है। तो निगमन की युक्ति का जो प्रथम जो आधार वाक्य होता है, सबसे ऊपर वाला आधार वाक्य, वो मेजर प्रेमिस कहलाता है या मुख्य आधार वाक्य, और दूसरे नंबर पे जो आधार वाक्य लिखा जाता है वो माइनर प्रेमिस कहलाता है या लघु आधार वाक्य भी उसे कहते हैं। और अंतिम जो तर्कवाक्य होता है निगमन की युक्ति का, वो निष्कर्ष या कंक्लूजन कहलाता है। तो निगमन में ये 3 प्रकार के तर्कवाक्यों से ही एक मानक आकार निगमन की युक्ति बनती है, लेकिन आगमन की युक्ति में 3 से अधिक भी हो सकते हैं। जितने अधिक तर्कवाक्य उसमें दिए जाएंगे या जितने अधिक प्रकथन उसमें दिए जाएंगे उसके निष्कर्ष के समर्थन में, उतनी ही अच्छी आगमन की युक्ति बनती जाएगी। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि अगर निगमन की युक्ति एक बार वैध हो गई तो और अधिक तर्कवाक्य उसके समर्थन में देने से वह युक्ति अधिक वैध नहीं हो सकती। उसी प्रकार से अगर निगमन की युक्ति एक बार अवैध हो गई तो और अधिक तर्कवाक्य उसकी अवैधता के समर्थन में देने से वह युक्ति और अधिक अवैध नहीं होगी। तो यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि निगमन की युक्ति अगर वैध हो गई तो अब वो वैध सीधे तरीके से होगी, और उसी प्रकार से अवैध होगी तो वह तार्किक नियमों के आधार पर वो अवैध होगी। तो और अधिक अवैध या और अधिक वैध नहीं होती है। और वैध कैसे होगी कि अगर निष्कर्ष जो आधार वाक्यों से निकला है उसमें अगर किसी नियम का उल्लंघन नहीं है तो वह निष्कर्ष वैध होगा, और अगर किसी नियम का उसमें उल्लंघन हो गया तो वह युक्ति अवैध होगी और निष्कर्ष अवैध कहलाएगा। तो वैध केवल नियमों के आधार पे होती है एक निगमन की युक्ति, और इसी प्रकार से अवैध एक निगमन की युक्ति नियमों के आधार पर ही होती है। निगमन के नियमों का या निगमन की युक्ति के नियमों का अगर उसमें सही प्रकार से उसका पालन किया गया है तो वह निगमन की युक्ति वैध हो जाएगी, और अगर निगमन के नियमों का पालन नहीं किया गया तो वह युक्ति अवैध हो जाएगी। तो ये यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि निगमन की युक्ति अधिक वैध या अधिक अवैध नहीं होती, या कम वैध या कम अवैध नहीं होती, और केवल वैध या अवैध होती है। लेकिन आगमन में ऐसा नहीं है। आगमन में जो युक्ति है वो और अच्छी हो सकती है या खराब हो सकती है या कम अच्छी हो सकती है, जितने उसमें साक्ष्य दिए गए उससे वो और दृढ़ होती जाएगी। ये फ़र्क इसमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आगमन की युक्ति और निगमन की युक्ति में अंतर क्या है।
अगला जो इसमें बिंदु है वो ये है कि निगमन की युक्ति में जो पद होते हैं वो 6 पद होते हैं, अर्थात 3 पद होते हैं। उद्देश्य पद होता है, विधेय पद होता है और एक मध्यम पद होता है। और प्रत्येक पद, ये 3 पद उस युक्ति में 2 बार ही आने चाहिए। तो कुल मिला के 6 पद होते हैं। यहाँ पे ध्यान दें कि एक मानक आकार न्याय वाक्य में जो वैध है उसमें केवल 3 पद होते हैं, प्रत्येक पद 2 बार आता है, तो 6 पद कुल होते हैं। इससे अधिक या इससे कम अगर पद हैं तो वह युक्ति अवैध हो जाएगी। अब इन पदों की व्याप्ति के संबंध में यहाँ पे चर्चा करेंगे कि व्याप्त और अव्याप्त कैसे होती है। पहला तर्कवाक्य, जैसे ए तर्कवाक्य लें तो उसमें है सभी इतिहासकार लेखक हैं। निगमन के नियमों के अनुसार ये निश्चित है कि ए तर्कवाक्य का उद्देश्य पद वैध होता है, अव्याप्त होता है, और उसका विधेय पद अव्याप्त होता है। व्याप्ति से आप एक मैं आपको उदाहरण से समझा देता हूँ। मान लो ये एस है और ये पी का सर्कल है, तो व्याप्त से सीधा सा ये है कि एस समूह के सभी सदस्य इस पी समूह के भी सदस्य हैं, अर्थात एस के सभी सदस्य, एस समूह के सभी सदस्य या इतिहासकार वर्ग के सभी सदस्य पी समूह में भी अंतर्निहित है। अर्थात इतिहासकार वर्ग के जो सभी सदस्य हैं वो इस पी अर्थात लेखक वर्ग में अंतर्निहित हैं। इसीलिए एस पद या इतिहासकार पद व्याप्त है और पी जो पद है या लेखक जो पद है वो अव्याप्त है। यहाँ पे ध्यान देखिए, तर्कवाक्य ये कह रहा है कि सभी इतिहासकार लेखक हैं, सभी एस पी है, तो ये नहीं कह रहा है कि सभी पी एस है। इसीलिए सभी इतिहासकार लेखक हैं, अर्थात इतिहासकार समूह के वर्ग के सभी सदस्य लेखक वर्ग या लेखक समूह में अंतर्निहित है या उसमें सम्मिलित है या उसमें समाहित है। लेकिन तर्कवाक्य ये नहीं कह रहा है कि लेखक वर्ग के सभी सदस्य इतिहासकार वर्ग या समूह के सभी सदस्यों में अंतर्निहित है या समाहित है। इसीलिए एक तर्कवाक्य का उद्देश्य पद व्याप्त है और लेखक पद अव्याप्त है, ये निश्चित है। अब इसमें इसके बाद की जो चर्चा है आगे की वो अगले सेशन में करेंगे। और लॉजिक में एक पुस्तक है इरविन ओपी की, एन इंट्रोडक्शन टू लॉजिक, हिंदी एवं अंग्रेज़ी में भी उपलब्ध है, आप खरीद सकते हैं। और उसमें इस प्रकार की चर्चा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टर्म्स दे रखा है, तो उसे आप पढ़ के आएँ। अगली चर्चा में इसे आगे और विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हुआ नहीं हुआ पता नहीं।